चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का लेसन 2 का। आज लास्ट क्लास होगा, क्लास नंबर 4। चलिए तो देखते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सवाल है, खाने का सोडा यानी खाने वाला सोडा और धोने का सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है और इसके उपयोगों को लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इससे बहुत अलग अलग तरीके के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ध्यान देंगे, जो खाने वाला सोडा होता है उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ध्यान रखें, खाने वाला सोडा का नाम क्या होगा स्टूडेंट? सोडियम बाइकार्बोनेट। और फार्मूला NaSCO3। बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे इसे। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला NaHCO3। और उसी प्रकार धोने का सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है जिसका सूत्र Na2CO3। ध्यान देंगे, इसमें H नहीं लगा हुआ है। जो धोने का सोडा है उसमें H नहीं होता है, लेकिन जो खाने का सोडा है उसमें H होता है, इसीलिए इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या कुछ बुक्स में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा जाता है। Na सोडियम हो गया, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट हो गया। अब देखिए, खाने का सोडा जो होता है उसका यूज किस में होता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में हो जाता है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा ही होता है एक तरीके से। इसे हम लोग जो है केक वगैरह में मिलाते हैं। एंटासिड के रूप में इसका यूज होता है। हमने पढ़ा है कि जो NaSCO3 यानी खाने का सोडा है, NaHCO3, इसकी जो है प्रकृति क्षारीय होती है। तो प्रकृति क्षारीय होने के कारण इसमें जो है इसका यूज हम लोग किस में कर सकते हैं? इसका यूज हम लोग खाने का सोडा में कर सकते हैं, एंटासिड के रूप में कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र जो है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, उसमें भी हम लोग खाने का सोडा का उपयोग करते हैं, Na2CO3। उसमें और कुछ भी होता है, आगे बताया जाएगा उसके बारे में। और केक को फुलाने में तो वही बेकिंग पाउडर को जब इसमें मिलाते हैं तो उससे केक फूल जाता है। नेक्स्ट है ये धोने का सोडा। धोने का सोडा जिसका सूत्र आपने देखा Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। इसे कपड़ा धोने में यूज करते हैं, यानी जो सर्फ डिटर्जेंट बनता है बेसिकली वो उसमें यही कंपोनेंट होता है। अभिकर्मक के रूप में कांच, कागज और साबुन बनाने में और जल का खारापन दूर करने में। ये सवाल स्टूडेंट पूछा हुआ है, जल का खारापन दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो उसमें धोने का सोडा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विरंजक चूर्ण क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसे बनाने की विधि और उपयोग पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यह है शुष्क बुझे चूने पर, चूना जानते हैं स्टूडेंट्स? चूना, शुष्क बुझे चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो शुष्क बुझा चूना यानी बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का वोल्टू, उस पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। उस पर जब जो है आप क्या कर रहे हैं कि क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो इससे आपको जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इससे हमेशा क्लोरीन की गंध आती है, इससे क्लोरीन की गंध आती है। आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर चूना लिखेंगे और यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका देख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl, फिर ब्रैकेट में OCl को ब्रैकेट में रखना है, फिर Cl लगाते हैं और H2O होता है, इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। आगे देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे CaOCl ब्रैकेट में और फिर Cl लिख सकते हैं या CaOCl2 लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं Cl और Cl मिलके Cl2 हो जाएगा और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
इसका यूज़ देखिए स्टूडेंट्स, विरंजक चूर्ण का यूज कीटाणुनाशक में होता है, कागज और कपड़ों के विरंजन में होता है और क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है। क्लोरोफॉर्म जानते हैं, ये एक जो है बेहोश करने वाला पदार्थ होता है। डॉक्टर जो है मरीजों के ऑपरेशन से पहले उसे जो बेहोश करता है उसे क्लोरोफॉर्म से ही बेहोश किया जाता है। इसका फार्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसका यूज डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बेहोश करने में होता है ऑपरेशन से पहले। चलिए नेक्स्ट आइए, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि का वर्णन करें। सोडियम कार्बोनेट जो है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जिस विधि से सोडियम कार्बोनेट का भी आपने सूत्र देखा Na2CO3, इसे हम लोग धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो इसका जो बनाने का विधि है उस विधि का नाम है अमोनिया सोडा विधि या इसी को साल्वे विधि भी कहा जाता है। अमोनिया गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस स्टूडेंट जानते हैं NH3, इससे संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका जलीय विलयन यानी H2O ले लेना है। उसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पहले ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, पहले सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलता है, पहले आपको क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अमोनिया गैस लिए, उसमें जो है संतृप्त सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O ले लिए, क्योंकि इसका जलीय विलयन है इसलिए जल आ गया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालना है CO2। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखें NaSCO3 और इसके साथ ही अमोनियम क्लोराइड बाहर आ जाता है NH4Cl। अब जो है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करेंगे यानी NaSCO3 जो हमारा खाने वाला सोडा है उसे जब आप गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा। तो इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, NaSCO3 को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो Na2CO3 + H2O + CO2 बन रहा है और बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ध्यान देंगे गुण, यह क्षारीय होता है क्योंकि ये जो है आपको पता है परवल क्षार से मिलकर बनता है, इसलिए यह क्षारीय होता है। इसका जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है, पता है 7 क्षार होगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। और जो भी क्षार होता है उसका सीधा सा काम है अम्लों को उदासीन करना। जब आप Na2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो देखिए यहाँ सॉल्ट बन जाएगा यानी खाने वाला नमक + H2O + CO2। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जब आप सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको फिर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। यानी जस्ट अपोजिट प्रोसेस हुआ, इसे गर्म करने पर ये सब मिला था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जब आप इसे गर्म कर रहे थे तो जो है आपको सेम प्रोडक्ट मिला था और जब इन सब को मिला देंगे तो फिर से ये बन जाएगा यानी कि खाने वाला सोडा। स्टूडेंट्स ये अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन खाने वाला सोडा है। ये NaSCO3 खाने वाला हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये वाला धोने वाला सोडा Na2CO3 होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी पिछला हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है, उसे बनाने की विधि। तो आपने पीछे देखा ही ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो है, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए पहले क्या बनाना था, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर उस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने गर्म किया था तब सोडियम कार्बोनेट बना। चूँकि अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करने के लिए यहीं तक का विधि लगेगा, इसे गर्म नहीं करना है। तो सेम विधि होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। देखिए
सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हम लोग जो है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट NH3 प्लस, यहाँ स्टूडेंट्स इसने कुछ मिसिंग कर दिया है, NH3 प्लस जो है आप लिखेंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो इन सब से मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा NaSCO3 प्लस NH4Cl सोड अमोनियम क्लोराइड। ऑलराइट, यहाँ पर NaCl डाल लेंगे। अब इसके गुणों को देखिए। पहला गुण यह कैसा होता है स्टूडेंट, क्षारीय होता है, ऑब्वियस है। क्षार होगा तो pH मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। चूँकि यह क्षार है तो इसका सीधा सा काम हो गया, अम्लों को क्या करेगा, उदासीन करेगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ एक जो है अम्ल लिया गया है HCl और ये जो है हमारा एक तरीके से क्षार हो गया, क्योंकि अभी पढ़ा NaSCO3 जो है क्षारीय होता है, तो ये सॉल्ट बना देगा यानी कि लवण बना देगा, प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमेशा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, इसे गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो दोनों लगभग सेम है। आप लोग थोड़ा अच्छे से उसे ध्यान रखेंगे, रिएक्शंस पर ज़्यादा काम करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अग्निशामक यंत्र। अभी पीछे भी आया था, आपने देखा कि अग्निशामक यंत्र में जो है खाने वाला सोडा का यूज होता है, यानी NaHCO3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसका यूज होता है। तो देखिए, अग्निशामक यंत्र जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक सिलेंडर होता है। आपने देखा होगा कि स्कूल या हॉस्पिटल या कुछ गाड़ियों में भी अग्निशामक यंत्र लगा होता है, एक सिलेंडर होता है लाल रंग का। अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि का शमन करने वाला, अग्नि का नाश करने वाला। आग वगैरह जब लग जाती है तो हम लोग अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें एक सिलेंडर होता है, इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर नहीं 2 चैम्बर होते हैं, और दोनों में अलग अलग पदार्थ होता है। पहले में NaSCO3 होता है यानी कि खाने वाला सोडा, और दूसरे में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है स्टूडेंट्स आपको, H2SO4। दोनों को अलग अलग चैम्बर में भरा जाता है। जब इसके नॉब, जो ऊपर में जो घुंडी होती है उसकी, उसे नॉब बोलते हैं, जब इसके नॉब पर दबाव डाला जाता है तो दोनों पदार्थ एक साथ निकलता है, और निकलने से दोनों रिएक्ट करता है। रिएक्शन करने से CO2 गैस बनती है स्टूडेंट्स। आपको ये मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को बुझाने के काम आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का अपोषक पदार्थ है। यह दहन को पोषण नहीं करता है, दहन का अपोषक पदार्थ है। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, यहाँ H2SO4। ये दोनों पदार्थ अग्निशामक यंत्र में भीतर में अलग अलग होते हैं। जब घुंडी दबाते हैं तो दोनों एक साथ आके रिएक्ट करता है, इससे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O और प्लस CO2 बनता है। यही CO2 जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और यह आग को बुझा देता है। नेक्स्ट पर है स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रासायनिक नाम और उपयोग लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में POP भी बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जो जिप्सम होता है, क्या स्टूडेंट्स नाम है इसका, जिप्सम, या मो होगा, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये जो जिप्सम होता है उसे जो है हम लोग गर्म करते हैं। कितना डिग्री पर, सिंपली 120 डिग्री पर गर्म करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जब आप जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो सीधे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सूत्र लगभग सेम है। ये जो हमारा जिप्सम है, जिसका फार्मूला CaSO4.2H2O है। .2H2O का मतलब रावाकरण का जल होता है, उसके बारे में आगे बात की जाएगी। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कितने पर, 120 पर, तो ये CaSO4 का वोल्ट बन जाता है, .H2O रहता है, प्लस 3H2O हो जाता है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे में 2 लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इससे CaSO4 की संख्या होगी ना 2, ये 2 जो है CaSO4 के लिए भी काम कर रहा है,
और 2H2O के लिए भी काम कर रहा है। तो CaSO4 का वोल 2 हो गया यहाँ पर, ये बैलेंस है। और यहाँ देखिए 2 गुना 2 4H2O हो जाएगा, 1 H2O यहाँ है और यहाँ 3 H2O है, तो टोटल मिलके 4 H2O हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है CaSO4 का वोल 2.H2O, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 का नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट, और H2O जो लगा है उसका नाम हो जाता है हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने देखा होगा, जब डॉक्टर जो है प्लास्टर चढ़ाता है आपके हाथों पैरों पर, जब आपकी हड्डियां टूट जाती है, तो उस केस में जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो वाइट रंग का पदार्थ आप देखते हैं, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। तो पहला उपयोग तो इसका यही हो गया, डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा उपयोग है मूर्तियों के सांचे बनाने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूर्ति को जिसमें ढालते हैं उसके लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और दरारों को भरने में, आप लोग देखे होंगे घर में पुट्टी किया जाता है। आजकल घर में जो है दीवारों पर पुट्टी किया जाता है, तो वो जो पुट्टी होता है वो भी बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना हुआ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है स्टूडेंट्स? याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, और जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O है, लेकिन इसका देखिए CaSO4 का वोल 2 हो जाता है, .H2O रहता है। तो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा रवाकरण के जल से आप क्या समझते हैं? रवाकरण का जल को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए देखें क्या लिखा हुआ है। जब जो है क्या होता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, कि कोई भी जो है कोई भी लवण है, किसी लवण का रवा होता है, रवा जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो किसी लवण के रवा में उपस्थित जो जल के अणुओं की संख्या होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? रवाकरण का जल। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, किसी भी लवण का जो रवा में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या होती है, उसी को रवाकरण का जल कहा जाता है। आप याद रखेंगे, जब भी आप रवा को गर्म करते हैं तो पाउडर या चूर्ण प्राप्त होता है, और पाउडर या चूर्ण को जब नम करते हैं यानी उसमें पानी मिला देते हैं, तो फिर से वो क्या बन जाता है स्टूडेंट? रवा बन जाता है। ऑलराइट, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स को याद रखना है आपको। जैसे CuSO4.5H2, ये कॉपर सल्फेट है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉपर सल्फेट में जो है पानी के अणु की संख्या यानी कि रवाकरण के जल की संख्या 5 होती है। उसी तरीके से CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O अभी देखा, यही हमारा जिप्सम है, आपने पीछे भी पढ़ा भी, इसी का नाम क्या होता है स्टूडेंट? जिप्सम। तो CaSO4.2H2O हो जाएगा। उसके बाद देखिए Na2CO3.10H2O, ये हमारा बेसिकली धोने वाला सोडा है। तो धोने वाला सोडा में जो है पूछा जाएगा कि कितना जो है ये होता है रवाकरण का जल, तो आपको आंसर करना है 10। और उसी तरीके से फेरस सल्फेट में 7 होता है। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सीधे इस तरीके से सवाल पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा फॉर्मूला सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है आपका किस फॉर्मूला में जो है जैसे किस जो है रवा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि ये मौजूद होता है, रवाकरण का जल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल योजित लवण और अनाद्र लवण से आप क्या समझते हैं?
तो जिसमें भी रवाकरण का जल उपस्थित होता है उसे सिंपली याद रखेंगे जल योजित लवण कहते हैं। और जिसमें जब हम लोग उस रवाकरण का जल जिसमें उपस्थित होता है उसको गर्म कर देंगे तो उससे जल की मात्रा निकल जाती है, वैसे लवण को अनाद्र लवण कहते हैं। तो इसका कुछ देख लेंगे स्टूडेंट्स। इसमें नाम जलयोजित लवण वैसा लवण है जिसमें क्या उपस्थित हो, रवाकरण का जल उपस्थित होगा, उसे जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे धोने का सोडा, अभी आपने देखा Na2CO3 डॉट क्या हो जाता है 10H2O। तो अभी इसमें डॉट लगाते हैं, डॉट का मतलब ही हो जाता है कि यह जलयोजित लवण है। उसी तरीके से जिप्सम, जिप्सम में जो है CaSO4 डॉट 2H2O होता है स्टूडेंट्स। अभी आपने पीछे भी देखा कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में CuSO4 में 5H2O होता है। इसी जो है कॉपर सल्फेट को हम लोग तूतिया भी बोलते हैं, आप लोग इसे लिख लेंगे तूतिया। चलिए आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट है अनाद्र लवण। तो अनाद्र लवण कब होगा, वैसे लवण जिसमें रवाकरण के जल उपस्थित नहीं होते हैं उसे सिंपली अनाद्र लवण बोलेंगे। जैसे आपने अभी देखा कि CuSO4 हमारा क्या होता है, CuSO4 में 5H2O होता है, इसका कलर होता है नीला। लेकिन जब आप गर्म करते हैं तो ये 5H2O बाहर आ जाएगा और बच जाएगा CuSO4 जिसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट या उजला होता है। उसी तरीके से आप देखिए Na2CO3 डॉट 10H2 है, तो इसका जो कलर होता है वो होता है रंगहीन। कैसा होता है स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल रंगहीन होता है, यानी एक तरीके से आर पार आप देख सकते हैं इसका। ये हमारा जो है धोने वाला सोडा होता है Na2CO3, उसमें 10H2 होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनता है और जो है 10H2O बाहर आ जाता है और इसका कलर हो जाता है वाइट उजला। उसी तरीके से देखिए CaSO4 जो है, जो अभी आपने देखा कि जिप्सम होता है, ये जो है इसमें 2H2O होता है, लेकिन जब आप इसे गर्म करते हैं तो CaSO4 बनता है और 2H2 बाहर निकल जाता है। तो आप सिंपली जान सकते हैं इधर वाला जो भी हमारा चीज़ है ये सभी जो है हमारा जल योजित लवण है, लेकिन जब इसे गर्म किए तो जब जल बाहर निकल गया इससे, देखिए सभी से जल बाहर निकल चुका है, तो ये जो बचा वो हमारा अनाद्र लवण हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ाइए स्टूडेंट्स, उत्फुल्लन से आप क्या समझते हैं। तो उत्फुल्लन जो है धोने का सोडा से संबंधित है। तो धोने का सोडा जिसका फॉर्मूला अभी देखा आपने Na2CO3 और इसमें 10H2O उपस्थित होता है। तो उस धोने का सोडा को जब आप हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह संपूर्ण रवाकरण का जल को नहीं त्यागता है, बल्कि कुछ रवाकरण का जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है। मोनो का मतलब 1 होता है, मतलब इसमें एक रवाकरण का जल मौजूद रहता है और 9 रवाकरण का जल बाहर निकल देता है। देख सकते हैं यहाँ 10H2 था, इसमें एक रह गया और 9 को बाहर निकाल देता है। इस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, उत्फुल्लन। तो उत्फुल्लन की क्रिया किससे संबंधित है, धोने का सोडा से संबंधित है। और ये आप लोग याद रखेंगे कि इसमें सारा नहीं निकलता है, यदि सारा निकल जाता तो यह फिर जो है अनाद्र लवण बन जाता, लेकिन इसमें 9 निकल जाता है, एक रह जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को उत्फुल्लन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रस्वेद लवण के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है, मतलब वो जल को ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करता है। इन्हें हवा में जब आप खुला छोड़ देंगे तो यह वायु का जो जलवाष्प होता है, वायु में भी आपको पता है जल की मात्रा उपस्थित होती है, उसे जो है अवशोषित करिए पसीजने लगते हैं, मतलब गलने लगते हैं, और ऐसे लवण को हम लोग प्रस्वेद लवण कहते हैं। जैसे अनाद्र CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, जब आप इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये हवा का जो नमी होता है उसे सोख कर खुद पसीजने लगता है, और ऐसे लवण को हम लोग प्रस्वेद लवण बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा केक में हम लोग बेकिंग पाउडर क्यों मिलाते हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बेकिंग पाउडर केक में मिलाया जाता है, इससे केक फूलता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या सब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बात ये अच्छे से याद रखेंगे, बेकिंग पाउडर में जो है 2 चीज़ से मिलकर बनता है। ये सवाल सीधे पूछा हुआ है, बेकिंग पाउडर क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है। तो बेकिंग पाउडर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है खाने का सोडा,
खाने का सोडा जिसका नाम आपको पता है सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 होता है। और जो है इसमें एक अम्ल मिलाते हैं टार्ट्रिक अम्ल। क्यों मिलाते हैं थोड़ा पहले समझ लीजिए। इसमें हम लोग अम्ल मिलाते हैं टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल स्टूडेंट्स याद होगा इमली में पाया जाता है और इस टार्ट्रिक अम्ल को इसमें मिलाया जाता है। इसका ये जो है NaSCO3 अभी आपने पढ़ा यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय प्रवृत्ति का होता है अर्थात यह स्वाद में कड़वा होगा। इस कड़वा स्वाद को जो है ख़त्म करने के लिए ताकि केक जो बने हमारा केक कड़वा ना हो इसीलिए उसमें जो है हम लोग क्या मिलाते हैं टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से यह जो है कड़वा स्वाद खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता है क्षार का गुण खत्म करने के लिए क्या मिलाया जाता है अम्ल। तो देखेंगे बेकिंग पाउडर खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण हो गया। जब पाव रोटी या आप केक बनाते हैं तो आटा में हम लोग क्या मिला देते हैं स्टूडेंट्स बेकिंग पाउडर। इसको मिलाने से जो है पहला बात तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस CO2 गैस के कारण से ही जो हमारा केक या पाव रोटी होता है वो काफ़ी फूल जाता है और फूल कर मुलायम और स्पंजी बन जाता है। साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप जो Na2CO3 टार्ट्रिक अम्ल के द्वारा उदासीन हो जाता है। अभी बताया गया स्टूडेंट जो हमारा यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ NaHCO3 होना चाहिए। यहाँ जो है NaSCO3 जो है जो खाने वाला सोडा होता है उसको जो है टार्ट्रिक अम्ल के द्वारा उदासीन हो जाता है। यदि बेकिंग पाउडर में आप टार्ट्रिक अम्ल नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है ये जो केक बनेगा उसका स्वाद कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कड़वा हो जाएगा। तो जो हमारा ये था जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें दो चीज़ मिलाते हैं। पहला तो हो गया खाने वाला सोडा NaSCO3 और दूसरा हो जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इसके मिलाने से दो बात होता है, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिससे केक फूल के स्पंजी और मुलायम होता है, और दूसरा केक में जब आप ये मिला देते हैं टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं और ये जो हमारा खाने का सोडा है उसे मिलाते हैं तो इससे जो है स्वाद कड़वा नहीं जाता है क्योंकि अम्ल जो है उस कड़वे स्वाद को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स दूध में हम लोग बेकिंग पाउडर क्यों मिलाते हैं, यही सवाल है। दूध का जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है, यानी यह इसका pH मान 7 से कुछ कम होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब भी कभी अम्लीयता बढ़ जाती है तो दूध जो है फट जाता है। आपको पता है इसमें जो है जब भी अम्लीयता बढ़ती है तो दूध से फट जाता है। बेकिंग पाउडर की प्रकृति आपको मालूम है क्षारीय होती है, तो वहाँ अम्लीयता बढ़ रही है तो अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाना होगा उसमें, कोई क्षार। तो कौन सा क्षार उसमें मिलाएंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बेकिंग पाउडर मिला देंगे। तो अम्लीयता कम करने के लिए दूध में बेकिंग पाउडर मिलाते हैं और बेकिंग पाउडर जब मिला देते हैं तो इससे दूध फटता नहीं है। आप कभी बाज़ार में कभी दूध लेने जाते होंगे और पता चलता होगा लाइट नहीं है, तो आपको मालूम है दुकानदार दूध के पैकेट के साथ आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी दे देता है, बोलता है कि इसे जो है दूध में मिला दीजिएगा। ऐसा नहीं करने से दूध जो है जो अम्लीयता बढ़ जाती है उससे दूध फट जाएगा, उसको बचाने के लिए उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया का समीकरण दे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, विरंजक चूर्ण CaOCl, फिर Cl होता है या CaOCl2 भी लिख सकते हैं, अभी आप पीछे देख चुके हैं। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो इस क्लोरीन गैस जो बनती है इससे जो है काफ़ी क्लोरीन की गंध आती है। तो आप याद रख सकते हैं HCl और विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया से कैल्शियम क्लोराइड H2O और Cl2 गैस बनती है। इस गैस के कारण से आप जो है अभिक्रिया में क्लोरीन की गंध महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ होने पर क्या बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स विरंजक चूर्ण अभी आपने देखा 2CaOCl, Cl होता है ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण होता है। इसे जब आप किसके साथ मिला देते हैं, जल के साथ मिला देते हैं तो देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है CaOCl का Vol2 और साथ ही कैल्शियम क्लोराइड बाहर हो जाता है।
तो ये सब केमिकल नेम आपको थोड़ा याद करना होगा स्टूडेंट्स, ऐसे मतलब देखते रहेंगे तो हो जाएगा याद ये। नेक्स्ट आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ होने पर क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी आपने देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला था CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 का Vol2 हो जाता है और .H2O होता है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस था। तो आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब जल से होगा तो वह फिर से हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम ठोस पदार्थ होता है। तो ध्यान देंगे, यह हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था जिसमें CaSO4 का Vol2.H2O है। इसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं, 3H2O मिलाते हैं, तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। और आप याद रखेंगे इस जिप्सम का उपयोग जो है सीमेंट में होता है, जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं उसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है। तो ये कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं कि हमारा जो है जिप्सम का उपयोग सीमेंट में होता है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया विधि। तो फेरस सल्फेट अभी आपने देखा FeSO4 डॉट क्या होता है स्टूडेंट, 7H2O। फेरस सल्फेट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 7H2O होता है। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो पहला बात FeSO4 बनेगा और 7H2O बाहर आ जाता है, ये आपने अभी देखा हुआ है। अब देखेंगे इसमें जब फिर से FeSO4 को गर्म करते हैं तो Fe2O3 सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। FeSO4 में जो है जब हम लोग गर्म करते हैं इसे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये सवाल कई बार पूछा गया तो बस इसमें आप यही रिएक्शन लिख लेंगे तो इतना ही काफ़ी है। तो पदार्थ कौन कौन सा बना आप देख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना। चलिए स्टूडेंट, तो ये चैप्टर लगभग यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका नेक्स्ट हम लोग इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे।